सेट नंबर 61। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। तो थर्मिस्टर निम्नलिखित थर्मल रेजिस्टेंस से होता है और रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मा का विरोध करता है। ठीक है ना सर। और थर्मिस्टर का मतलब होता है कि थर्मल रेजिस्टेंस से होता है। अब देखो थर्मोकपल वोल्टेज या धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है मेरे छोटा भाई? थर्मोकपल वोल्टेज या धारा उत्पन्न करता है और थर्मल रेजिस्टेंस का ऊष्मा का विरोध करता है। ऊष्मा का विरोध कौन करता है? तो थर्मल रेजिस्टेंस। और मिनिएचर एमिस्टेंस एमसीबी को कहा जाता है। और एमसीबी का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ठीक है। और थर्मल इंसुलेशन क्या करता है? तो थर्मल इंसुलेशन पोर्सलीन यूज करता है, पोर्सलीन देता है। ठीक है। अगला, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रायः किया जाता है, क्यों? देखिए, जब आप खाना बनाइएगा, अगर आप बर्तन में स्टील वाला बर्तन काम नहीं करता है, इसको माइक्रोवेव में अगर गर्म कीजिएगा तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन यूज करे पड़ेगा। और ये मान लीजिए कि आपका बर्तन है तो आपका बर्तन नहीं गर्म होगा, सिर्फ खाना गर्म होगा। और स्टील वाला गर्म कीजिएगा ना तो स्टीलो गर्म होगा, खानो गर्म होगा, तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर, मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। तो बोरोसिलिकेट ग्लास ऊष्मा का विरोधी प्रतिरोधी होता है। अगर बोरोसिलिकेट, क्या बताएं, बोरोसिलिकेट का अगर आपके पास बर्तन है तो उसमें ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। क्या होता है भाई? तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। और थर्मिस्टर भी ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। थर्मिस्टर भी ऊष्मा का प्रतिरोधी होती है और बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन ऊष्मा का प्रतिरोधी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होती है। इसका मतलब देखिए ना, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। बिल्कुल सही है। और थर्मिस्टर भी ऊष्मा का प्रतिरोधी होती है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। अच्छा, समतापीय हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। समतापीय मतलब सम मतलब बराबर, समतापीय मतलब सम मतलब बराबर, समान या नियत। समतापीय मतलब बराबर, समतापीय मतलब बराबर, समतापीय मतलब बराबर, नियत। ठीक, नियत। तो इसका मतलब ये हुआ कि समतापीय परिवर्तन क्या है? ताप इसमें नियत रहता है, ताप कभी भी नहीं बदलता है। अगर यदि आप इसमें से समतापीय कह दिया, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से खौला रहे हैं तो ऊपर भी 10 डिग्री सेल्सियस से ही खौलेगा। इसका मतलब ताप नहीं बदलता है, अर्थात नियत रहता है। लेकिन समतापीय में एक बहुत सा गड़बड़ ये है चला कि समतापीय में परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। क्या होता है? समतापीय परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है। तो लेना भाई, क्या हम बताएं कि समतापीय स्थिति के परिवर्तन में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है तो भाई ताप में वृद्धि होती है। हमने अभी बताया कि भाई वृद्धि होइबे नहीं करती है। एक बार फिर से थोड़ा सा आप गौर फरमाइए क्वेश्चन पे। हम क्या बताया कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो समतापीय में ताप नहीं बदलता है, यानी नियत रहता है। असमतापीय परिवर्तन यानी समतापीय परिवर्तन की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है, अनंत होता है। मार नबी इज द क्लियर। अगला क्वेश्चन, समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है, ताप में वृद्धि। अभी हम बताएं भाई कि समतापीय ताप नियत रहता है, ताप बदलवे नहीं करता है, तब वृद्धि कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये भी देखो, इसमें भी वृद्धि लिखा है तो वृद्धि होइबे नहीं करेगा। तो मानव बाह कार्य करने में मान दो आंसर आ जाएगा। गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती। अच्छा, गर्मी सीधे किसी से
संदर्भित नहीं होती है। तो थर्मल ऊर्जा की मापन में अणुओं की गति में विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से और पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण से। देखिए, अणुओं की गति को ऊष्मा कहते हैं, तो बिल्कुल संदर्भित है भाई। कंपन की गति को ध्वनि कहते हैं, बिल्कुल संबंधित बात है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से सूर्य की अवरक्त ऊष्मा पहुंचती है। तो पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स पर गुण, ये तो गुण संदर्भित है। थर्मल ऊर्जा का मापन यही संदर्भित नहीं है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में घिसकर पिघला दिया? अच्छा, दो टुकड़ा को पिघलाकर घोंस दिया। जूल चाचा ने तो ऊष्मीय प्रभाव दिया था। जूल चाचा क्या दिए थे? ऊष्मीय प्रभाव। सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल को खोजा। सेल्सियस ने कमीना सेल्सियस स्केल को खोजा। और मार्ना डेवी यही है जो दो टुकड़ों के बर्फ को आपस में घिस कर पिघला दिया। ताप में वृद्धि होने से प्रत्यास्था मापों के मान क्या होगा? ताप में वृद्धि, अच्छा, प्रत्यास्था माप, अगर एक बात से एक लाइन की बात चला, प्रत्यास्था केकर सबसे ज्यादा होगा? तो स्टील के होगा अल्युमिनियम के विरुद्ध। यानी जो मुलायम होगा वो मुलायम कम होगा। प्रत्यास्था, जो जितना मुलायम होगा उसका प्रत्यास्था सबसे कम होगा। स्टील है, देखिए, स्टील और रबर, कौन मुलायम हो? स्टील तो हार्ड है चला, रबर मुलायम है। और जब इसको हम गर्म करते हैं यानी ताप देते हैं, तो जो मुलायम होता है तो वो तो पिघल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्रत्यास्था कहे तो उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ताप देंगे तो उसका प्रत्यास्था घट जाएगा। ताप देंगे हम तो उसका प्रत्यास्था घट जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ताप में वृद्धि होगा तो उसका प्रत्यास्था घट जाएगा। उल्टा हो गया, काम हो जाएगा आपका। प्रत्यास्था, जो सबसे मुलायम होगा उसकी प्रत्यास्था सबसे कम होगी। और सबसे, अगर हम किसी को गर्म करते हैं तो इसको ताप में वृद्धि देते हैं तो रबर जो मुलायम है तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका ताप कम हो जाएगा, यानी कि प्रत्यास्था इसका कम हो जाएगा। तापमान हम ज़्यादा देंगे तो इसी को उल्टा होता है। तो ताप में वृद्धि हो गया तो घट जाएगा, और ताप में कमी हो गया तो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? सूचक, तो एक बात बताइए, तापमान, तापे ना पूछ रहा है, तो ताप और ऊष्मा का एक डिफॉल्ट बताते हैं। तो तापमान कहता है कि औसतन गतिज ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। औसतन गतिज ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो ताप या ऊष्मा अगर कह दें तो उसके अणु के औसतन गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द। देख बाबू, कुल ऊर्जा भी है, औसत ऊर्जा भी है, लेकिन उसके अणु की औसत ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा। अरे ताप कब होगा? जब उसमें गति होगा तबे ना ताप होगा। भट्ठी के ताप को किससे मापा जाता है? तो भट्ठी के ताप को र्यूमर से मापा जाता है। और वही डॉक्टर के ताप को फ़ारेनहाइट कहा जाता है। और फ़ारेनहाइट से क्या मापा जाता है? तो डॉक्टर मापी वाला मापा जाता है। और सेल्सियस किस में मापा जाता है? तो पानी या पानी के द्रव सेल्सियस में मापा जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सोना, मार देवे तो गड़बड़ हो जाए तो चला। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी। एक होता है प्राश्रय तरंग, जानते हैं भाई? प्राश्रय तरंग जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं,
और उत्पन्न क्या क्या किया जाता है, 3 गो उत्पन्न किया जाता है। सबसे पहला गाल्टन की सीटी से, दूसरा क्वार्ट कांच द्वारा, दूसरा दाब वैद्युत प्रभाव द्वारा। और दाब वैद्युत प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन देख गड़बड़ा जाएगा। लेकिन दाब वैद्युत प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आसमान जमीन का फर्क है। दाब वैद्युत प्रभाव अलग है। अब प्रकाश वैद्युत कहता है कि प्रकाश से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, इसका अंतर अलग है। कहा कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल कह दिया, इसका मतलब आपका ये जो है प्राश्रय तरंग कह दिया, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टले में न होता है प्राश्रय, यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल कह दिया, यानी आपका प्राश्रय तरंग कह दिया। अब प्राश्रय में क्या क्या है, तो गाल्टन की सीटी से, क्वार्ट कांच द्वारा, दाब वैद्युत द्वारा, और दाब वैद्युत को इंग्लिश में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आपके पास घड़ी के क्वार्ट यानी प्रत्यास्था, यानी कि आपका वही प्रत्यास्था, प्राश्रय गुणांक, प्राश्रय गुणांक, प्राश्रय तरंग, प्राश्रय तरंग में कहा क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मतलब होता है प्राश्रय, और प्राश्रय तरंग में क्या कहा जाता है, 3 गो होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता नहीं, थॉमसन प्रभाव नहीं, एडिसन प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। बिल्कुल हाँ, इसे इंग्लिश में कर दिया है। ऊष्मीय विकिरण किसका प्रकार का गमन करता है, तो ऊष्मीय विकिरण की अगर बात कीजिएगा, हम बताए थे पिछले बार कि ध्वनि, यांत्रिक, प्रत्यास्था, दाब तरंग, स्प्रिंग, ये सब अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य यानी कि अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि समानांतर, बाद बाकी अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ध्वनि, यांत्रिक, प्रत्यास्था, दाब तरंग ये समानांतर है, समानांतर है। और स्प्रिंग भी समानांतर है, ये अनुदैर्ध्य है। जबकि बाद बाकी अनुप्रस्थ होता है, और अनुप्रस्थ ऐसे ऐसे होता है, और इसके बीच में क्या है भाई, तो लंबवत है। और आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अनुदैर्ध्य में ध्वनि, यांत्रिक, प्रत्यास्था, दाब तरंग, स्प्रिंग अनुदैर्ध्य होता है, बाद बाकी में ऊष्मीय विकिरण है, इसीलिए लंबवत होगा। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। अच्छा, ली गई ऊष्मा, तो ली गई ऊष्मा द्रव्यमान और आयतन पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। ली गई ऊष्मा, हम केकरो से अगर ऊष्मा लेते हैं, हम किसी से ऊष्मा लेते हैं, तो द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर हम नहीं करेंगे। लेकिन पदार्थ के घनत्व द्रव्यमान एवं तापमान पर तो नहीं, बिल्कुल द्रव्यमान और आयतन पर, द्रव्यमान पर तो कभी होगा ही नहीं। घनत्व और आयतन, आयतन भी नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा। लेकिन मजबूरी में हम पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन पर ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं। होगा ये भी नहीं, क्योंकि पदार्थ का द्रव्यमान होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी से ऊष्मा लेते हैं तो हम ना ही तो द्रव्यमान और ना ही तो आयतन पर निर्भर करते हैं। सौर कुकर के अंदर रंग काला होता है, और सौर कुकर में यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित है, और सौर कुकर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परम तापमान कहिए या निरपेक्ष तापमान कहिए, 0 केल्विन को कहा जाता है, या -273 सेल्सियस को कहा जाता है। अच्छा, -273 को 0 से 273 से कम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और परम तापमान या निरपेक्ष तापमान पर, इस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या? परम तापमान या निरपेक्ष तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। देखिए, आपका परम शून्य किस ताप को दर्शाता है, तो 0 से 273 सेल्सियस से कम। हाँ, सही है।
पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो पानी का हिमांक बिंदु अगर हम बताते हैं तो निम्नतम, ये हो गया हिमांक और ये होगा उच्चतम। सेल्सियस में है तो सेल्सियस में 0 से 273 केल्विन, 273 फ़ारेनहाइट में है, 32 फ़ारेनहाइट, तो 32 फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर, यानी कि 32 फ़ारेन इज द राइट आंसर। न्यूनतम संभवतः ताप क्या बताए थे हम कि -273 सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या है? देखिए, चालक के लिए ऊष्मा चालकता अनंत होती है, लेकिन अगर चालकता पूछ दे ऊष्मा, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता पूछ दे तो आपके पास चालकता, ऊष्मा चालकता, अगर चालक पूछ दे, पूर्ण चालक पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पूर्ण चालक पूछे किसका, ऊष्मा चालकता का मान क्या होता है, तो ऊष्मा चालकता आपके पास क्वेश्चन में पूछे और पूर्ण चालक का अनंत होता है और पूर्ण कुचालक का शून्य होता है। क्या होता है हम बताएं क्या? फिर से सुनिएगा। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालकता मान अनंत होता है और पूर्ण कुचालक के ऊष्मा चालकता शून्य होता है। पूर्ण चालक ऊष्मा चालकता अनंत और पूर्ण कुचालक ऊष्मा चालकता शून्य होता है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अगर होता है तो अधिक गर्मी महसूस करता है। करीबी सब तरंग दैर्घ्य ले लेती है, सब अपने ओर अवशोषित कर लेती है, गर्मी ज़्यादा लगता है करिया आदमी के। अपद्रव्यों को मिलाने से, यानी अपद्रव्य मतलब कहने का मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आप अशुद्धि यानी अपद्रव मतलब अशुद्धि अगर मिलाते हैं तो गलनांक पर घट जाता है, प्रभाव पड़ता है, यानी घट जाता है। मान लीजिए ये द्रव है, द्रव में अगर आप अशुद्धि मिलाते हैं तो इसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई गलनांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है। सेट नंबर 62, पिंड के ताप की परिभाषा ऊष्मागतिकी किस नियम पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुमगतिकी का शून्य नियम से थ्योरी मिलती है। तो यानी कहने का मतलब है कि ऊष्मागतिकी का नियम शून्य नियम से मिलती है। एक बात मैं बता दूं कि आप पढ़े होंगे परिभाषा, बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है, तो वही ताप ऊष्मागतिकी शून्य नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी शून्यवां नियम से मिलती है। इसका मतलब यही हुआ कि ताप जो है ऊष्मागति के शून्यवां नियम से मिलती है। ठीक है, अगर इस तरह से रहे चला तो अगर सेम दोनों फिगर है, लेकिन अगर ऊपरे मुंह रहे यानी मुंह से बाहर निकल जाता है तो NPN हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पीछू से घुस जाता है और पीछे से घुस जाता है तो पीछे से घुसेगा तो PNP पीछे से। तो यही दे दिया है आपके पास क्वेश्चन। नीचे दर्शाया गया कि चित्र किसका प्रतिरूपण किया जाएगा। देखिए, बाहर से आके नीचे घुस गया है यानी पीछे से घुस गया है तो PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। देखिए, अर्धचालक दो प्रकार के होता है ना चला। ठीक है, अर्ध प्रकार दो प्रकार के मैंने ले लिया, पहला N प्रकार, दूसरा P प्रकार। N प्रकार क्या कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है और P के आकार में ये होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो हम समझा देंगे आपको। N प्रकार, और N प्रकार में 5 को संयोजी मिलते हैं। N किसे होता है? N ऐसी न होता है, वो
एन ऐसे होता है, इसमें 5 छुपा नहीं हुआ है, 5 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होता है। और एन में 5 संयोजी मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और पी देखिए ना, होल है पी में, तो ये होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। और इसमें तृतीय संयोजी मिलाता है, तृतीय संयोजी मिलाता है पी में। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, एन में इलेक्ट्रॉन 5 संयोजी होता है और पी में होल्स होता है जो त्रिसंयोजी होता है। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु हमने बताया कि पी होल्स है, इसमें सह संयोजक 3 मिलिएगा, तो 3 आपका आंसर इज द राइट आंसर। आपका लिखा हुआ कि अर्धचालक 2 प्रकार से होता है, एक शुद्ध अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अकेले होता है तो उसे शुद्ध कहते हैं, ठीक है सर। और जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई अन्य तत्व मिलते हैं तो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है। इतना पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे। निम्न में से किन से कौन सी हरित गैस प्रभाव गैस नहीं है? तो हम अगर टाइम दीजिएगा तो हम समझा देंगे बाबू के। तो कार्बन डाइऑक्साइड 11% है, मीथेन 16% है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड 6% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 65% है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। तो आपको मीथेन है ये है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड तो 65% है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें सल्फर का नहीं है, तो गृह प्रभाव गैस, हरित गृह प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। मुक्त पतन का उदाहरण दीजिए। जब मुक्त कहीं दिया है यानी स्वतंत्र कहीं दिया है तो स्वतंत्र रूप से गिर जाना, यानी इसी का उदाहरण स्वतंत्र रूप से गिर जाना। और g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। मुक्त मतलब स्वतंत्र, शून्य वेग वाली गति नहीं, एक समान वेग वाली गति नहीं, आसमान त्वरण वाली गति, एक समान त्वरण वाली गति, ठीक है सर, क्योंकि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत है? हम बता देते हैं, जब पेरियोडिक में ऐसे जाता है और इस तरह से ऐसे जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं हम, ठीक है। इसको कहते हैं आकार, आवर्त, और इसको कहते हैं वर्ग। लेफ्ट टू राइट आवर्त, टॉप टू बॉटम वर्ग। तो विद्युत धनात्मकता और चाहे ऋणात्मकता पूछे तो इसमें आवर्त बढ़ता है, वर्ग घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, वर्ग घटता है। आयनन विभव आवर्त में बढ़ता है, वर्ग में घटता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव ये सब आवर्त में बढ़ते हैं और वर्ग में घटते हैं। और परमाणु त्रिज्या या आकार आवर्त में घटता है और वर्ग में बढ़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझाते हैं। क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत है? बेटा मांगे कार, अब बाप और नाड़ी, ये आप जानते होंगे, तो इसी के थ्रू जा रहा है और पूछ रहा है कि मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम है। तो अधिकतम अगर हम बात किया जाए तो अधिकतम आपका बेरिलियम हो जाएगा, क्योंकि 16 9 ऊपर से आएगा, 8 7, तो बी ऊपर ही है, तो बेरिलियम आपका अधिक हो जाएगा। डोमेन एक प्रकार से चुंबक में अणुओं की संख्या डोमेन में व्यक्त की जाती है। चुंबन के अणुओं की संख्या डोमेन में, जैसे आप एक केला दर्जन खरीदे तो दर्जन को 12 को केला को 1 दर्जन कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबक में अणुओं की संख्या डोमेन में व्यक्त की जाती है और एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु होता है। एक डोमेन में लगभग
10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होता है। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, जब 5 ओम 5 ओम और 1 ओम, तो R बराबर 5 1 6 हो जाएगा। तो हम क्या कहें कि निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, तो निम्न प्रतिरोध 1 से अधिक हो गया है, नहीं। उच्च प्रतिरोध से कम हो जाएगा, तो 5 ओम से 6 कम है, नहीं। तो उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर है, नहीं। 5 और 1 में, नहीं। निम्न प्रतिरोध से कम हो जाएगा, ये भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जब निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, बिल्कुल निम्न प्रतिरोध से अधिक है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है। तो जो फैन रेगुलेटर में जो प्रतिरोध होता है उसका यूरेका प्रतिरोधक का उपयोग होता है। बल्ब एक प्रकार से जो है प्रतिरोधक है किसका, कार्बन, बल्ब कार्बन। लेकिन नाइक्रोम के तार जो हीटर में प्रयोग किया जाता है, आयरन में प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन वही बल्ब में उपयोग किया जाता है या ट्यूबलाइट में किया जाता है। जिस तरह से फैन रेगुलेटर में यूरेका प्रतिरोधित है, उसी प्रकार से बल्ब जो है प्रतिरोधकता है किसका, कार्बन का। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्द के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होती है। आप जानते होंगे कि यदि एक श्रृंग, यहाँ एक श्रृंग है और एक गर्क, एक श्रृंग है और इस एक श्रृंग है और इसके एक गर्त है, एक श्रृंग यहाँ पे और एक गर्त यहाँ L दिया है। आप जानते होंगे कि एक श्रृंग से श्रृंग में जाता है तो तरंगदैर्घ्य होता है, और यहाँ पे होता है तो L, और फिर यहाँ से जाएगा तरंगदैर्घ्य तो L, यानी कि तरंगदैर्घ्य पूछ ही रहा है तो L 2 L हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो तीव्रता कहते हैं। जब एक प्रति सेकंड की इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता दूरी से नापा जाता है, दूरी को प्रतीत करता है। और पिच होता है मोटा या पतला, जिसे आयाम कहता है, और आयाम मोटा या पतला को आवाज दिखाता है। सारे गामा पाधानी सा जो है, तो सारे गामा पाधनी में ये सब जो है इसकी मात्रा नोट है, नोट सारे गामा पधनी का नोट है। चुंबक अगर पढ़ते हैं तो चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो अस्थायी में जो है स्टील का बना होता है और अस्थायी में नरम लोहा का बना होता है। और अगर हम पढ़ाएंगे तो स्टील का बना होता है जो एल्किनो एल्कोनेक्लिस AlNCO होता है, जबकि नरम लोहा का जो बनाता है अस्थायी चुंबक, तो इसमें सिर्फ विद्युत चुंबक होते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन उपयुक्त है। स्टील का बना होता है, एल्किनो, एल्कोनेक्स, अल्मुनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब होता है। तो कौन है सब भाई, कार्बन, स्टील तो हमने अभी बता दिया। एल्किनो भी है, एल्कोनेक्स यह भी है। इसका मतलब ये सभी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन, स्टील, एल्किनो, एल्निको, एल्कोनेक्स ये सभी जरूरत होती है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है बार बार सुनाई देना, बार सुनाई देना। तो जो बार बार सुनाई देता है, तो सबसे पहले कम इसको करने के लिए ऑडिटोरियम का छतों और दीवार के लिए किसमें ढका होता है। तो बाबू आपको फाइबर बोर्ड में होता है, फाइबर बोर्ड में होता है जो आवाज़ को सोख लेता है, ठीक है। और फाइबर जोन यानी कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए आपको एकॉस्टिक पदार्थ भी कह सकता है, यानी कि प्रतिध्वनि कहे या एकॉस्टिक पदार्थ को कम करने के लिए
कॉर्क को यूज करते हैं। सबसे पहला अच्छा उदाहरण है कॉर्क या प्लाईवुड। प्लाईवुड को ही फाइबर बोर्ड भी कहते हैं और खुददारी भी कहते हैं। आपको अगर खुरदरी दीवार भी कह सकते हैं, खुरदरी दीवार भी कह सकते हैं। और इसी से आपका जो है प्रतिध्वनि नहीं करेगा। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो सर्वाधिक लंबी की अगर बात कीजिएगा तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली रंग पर होता है। अगर भी बराबर अगर बात करते हैं तो भी बराबर एन लेमडा होता है और एन बराबर भी बट्टा लेमडा होता है। अगर आप पढ़े होंगे तब किसी सरल लोला को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आप जानते होंगे टी बराबर 2 पाई इंटू एल बट्टा जी, आप पढ़े होंगे। जब अगर आप जी का मान अगर जी का मान सरल लोला को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा भाई? अगर ई घटता है, जी का मान घटेगा तो यहाँ आवर्तकाल बढ़ेगा, तो इसलिए आपका बढ़ेगा आंसर हो जाएगा। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर करता है? तो P बराबर आप जानते होंगे कि P बराबर रो जी एच। तो P बराबर दाब, रो बराबर द्रव्य का घनत्व, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, H बराबर गहराई। ठीक है सर, तो आपके ऑप्शन में P बराबर रो जी एच, तो आपके ऑप्शन में कह रहा है कि A पे निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं। आपका दाब किस पर निर्भर करता है? तो रो पर, यानी द्रव का घनत्व इसमें तो है ही नहीं है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण आपके आंसर है ही नहीं है। H मतलब गहराई, तो गहराई भी आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर होगा। एक आदर्श तरल होता है, तो एक आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसकी टीप की गति क्या होगी? तो टीप की गति बराबर आप जानते होंगे दूरी बट्टा समय, तो गति एकर कितना होगा? 2 पाई आर बट्टा टाइम, तो 2 गुना 22/7 और 2, और घड़ी के सेकंड में अगर मापेंगे तो सेकंड नीचे 60 से गुना, और आप अगर निकालते हैं कैलकुलेशन करके तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप जानते होंगे कि दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, और इसका बीमा MLT बल का होता है क्या मेरे भाई? बल का MLT-2 बट्टा क्षेत्रफल का L²। बल का बीमा MLT-2। और उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन ये पूछा कि निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या होगा? तो MLT-2 इसका क्या होगा? बल होता है, बल, और क्षेत्रफल का L² होता है। तो आप L खत्म तो L-1 T-2, इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर। सेट नंबर 63। गर्भावस्था के दौरान एक थैलीनुमा संरचना बनता है, उसे क्या कहते हैं? जब आप गर्भावस्था में रहिएगा तो उसके दौरान एक थैलीनुमा संरचना बनता है, उसको एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं चला? एमनियोन कहते हैं। जब आप गर्भावस्था के दौरान एक थैलीनुमा का जब निर्माण होता है, संरचना होती है, उसी को हम लोग एमनियोन कहते हैं। एमनियोन। जब आपकी शादी हो गई और आपकी शादी के बाद आपकी जो बीबी की अगर गर्भावस्था में रहेगी तो उसकी एक थैलीनुमा में संरचना बनेगी, उसी को एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से चला, एमनियोन। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूरेन की बाहरी सतह पर धन आयन पाया जाता है। चला, आप जानते होंगे कि O पर माइनस का चार्ज दिया जाता है, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज दिया जाता है, और फ्लोरीन पर भी माइनस का चार्ज दिया जाता है, और सोडियम पर कभी माइनस चार्ज दिए हैं क्या? नहीं।
प्लस का चार्ज दिया जाता है। और क्वेश्चन यही कहा कि धन आयन यानी धन आयन मतलब धन आयन सोडियम पर चार्ज चढ़ देगा, इसलिए आंसर वही हो जाएगा। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्यतः विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? अच्छा, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट का मतलब होता है क्या भाई, इसमें लाल रंग से दिखाया जाता है। देखिए लाल रंग के कलर है, इसको लाल रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट में कुछ इसमें प्रजाति रहते हैं और प्रजाति बहुत विलुप्त हो जा रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल के क्षेत्र में, यानी बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट में कहा जाता है कि यह इसे लाल रंग से दिखाई देता है और ये जो है इसमें जनजाति रहते हैं, प्रजाति रहता है और इसमें प्रजाति हो रहा रहता है, यानी कि समय समय पर अब विलुप्त हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन कुछ प्रजाति की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति को बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की विशेषता बता रही है, ठीक है सर। पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो जा रही? अच्छा, पशु आजकल हो जा रहा है प्रजातियाँ ज़्यादातर। अब मान लीजिए आज कल बंदर आया था हमारे छत पे, तो छत पे आज बंदर आ गया हनुमान जी और कल नहीं रहा है, यानी कि उसका आवास विखंडन, यानी उसका रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए अपना चला गया बेचारा, ठीक है सर। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? देखिए ये पौधा है चला, और पौधा से अगर पानी से वाष्पीकरण हो जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपाइरेशन, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपाइरेशन। लेकिन अगर ऊपर से बारिश हो और ऊपर से बारिश हो अब पत्ती में टच करता है, इसका मतलब है पर्सन पर्सप्रेशन, इसी को बारिश होना कहते हैं, पर्सिप्रेशन। लेकिन अगर हम इवोपोरेशन कब कहते हैं? जब हमारे ज़मीन से पानी जाता है, और ज़मीन से पानी जाता है इसी को हम लोग कहेंगे इवैपोरेशन। इवैपोरेशन कहते हैं, ठीक है चला, इवैपोरेशन। यानी एक प्रकार से ये कहता है कि इवैपोरेशन एक प्रकार से सांस लेना होता है, सांस लेता है, इवैपोरेशन से सांस लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो देखिए एक बात बताते हैं, यही है मानव का हिस्सा, ठीक है। और मानव के हिस्सा त्वचा जो है, तो सबसे बाहर त्वचा इपीडर्मिस है, और इपीडर्मिस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो डर्मिस और फिर वसा। इसका मतलब ये होता है कि अगर सबसे पहले ज़्यादा इपीडर्मिस है आपके हिस्से में, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा इपीडर्मिस होता है, और ठीक उसके बाद डर्मिस होता है, और तब जाकर वसा होता है। तो सबसे पहले इपीडर्मिस मारेंगे, ये दूसरा ऑप्शन होगा डर्मिस, ठीक है सर। सिलिका घुलनशील होता है, आप जानते होंगे कि सिलिका कांच पर लिखने के लिए HF का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह घुलनशील है, और कांच और बालू का मुख्यतः अवयव SiO2 है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आघात वर्धनीयता, इसका निकालना है, अगर आपको निकालने के लिए कहा आधारी मात्रक, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे और सीधे 1 से दुगुना करेंगे, 1 2 4 8 16 और 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 0 को छोड़कर सब को ऊपर वाला को जोड़ देंगे, यही हो गया आपका आधारी, और जोड़ देंगे तो आधारी। देखिए लेकिन फिलहाल आपका 1 और सबसे पहले 1 2 4 8 16 को लिख देंगे और 0 वाला को ख़त्म कर देंगे, और 16 4 20 8 28 1 29, और आपका 29 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो आप जानते होंगे कि अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है। तो एक बात बताते हैं, इसमें
इसमें मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए नहर वाला पानी है, इसका घनत्व मछली का 10 घनत्व है और पानी का 10 घनत्व है, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गंदा पानी है, इसका भी 10 घनत्व है और मछली का भी 10 घनत्व है, फिर भी चलेगा। लेकिन ये जो है पनिया पतला बन जाता है, तो मछली देखिए 10 घनत्व है आ ई पनिया का घनत्व मान लीजिए कि कम हो जाएगा, कमे ना हो जाएगा, मान लीजिए कमे ना हो जाएगा, कमे ना हो जाएगा। यानी कि मछली के 10 है आ ई पनिया में जब अगर घनत्व कम हो जाता है, तो घनत्व कम हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसीलिए परासन मछली के शरीर के तल पदार्थों को पतला कर देता है। हाँ बिल्कुल, मछलियाँ जो को है, जो ई वाला है मछलियाँ को है, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, बिल्कुल पतला कर देता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। मछली उसमें सांस नहीं लेती है, ले सकती है, ऐसा कोई थोड़ी ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अरे बिल्कुल ऑक्सीजन होता है, उसमें भोजन नहीं होता, अरे होता है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए, एक पेट्रोलियम ईथर, आप जानते होंगे कि पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक है, और वही अगर गैसोलीन के बारे में जानिएगा तो गैसोलीन ईंधन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यही मिला लीजिए, बी इज द राइट आंसर। दो अगर मिल गया आपका तो मामला कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। और पैराफिन मोम के लिए मरहम और कॉस्मेटिक की ज़रूरत होती है, और एस्फाल्ट और कोक ये हो जाता है आपको छत सड़क निर्माण के लिए। एक बार फिर से, गैसोलीन एक, ठीक है सर, पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए, पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम मरहम और कॉस्मेटिक के लिए, और शेष बच गया, आप खुद से पहले निकाल लीजिए। मिलान कीजिए। जर्मेनियम एक प्रकार से सेमीकंडक्टर है, आप जानते होंगे। मिथाइल एल्कोहल वुड नैपता है। और डी नाइक्रोम की अगर बात कीजिएगा तो नाइक्रोम रेसिस्टेंस एक प्रकार का वायर है। और अगर बात कीजिएगा मरकरी एक प्रकार का मैनोमीटर है, मरकरी एक प्रकार का मैनोमीटर है। निम्न से मिलान कीजिए भाई, क्या दिक्कत है, मिलान कीजिए। निकेल कठोर होता है, देखिए निकेल कठोर होता है, निकेल एक प्रकार से कठोरे ना होता है, वो जंगरोधी बनाता है तो कठोर होता है। तो पानी में रेडिएटर यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, तो शेष ब्रॉन्ज बियरिंग हो जाएगा। आपका आंसर इज द राइट आंसर। रंजक के प्रयोग के समय इनमें रंग बंधक क्यों मिलाया जाता है? अच्छा एक बार कर बात कीजिए, अगर ये मशीन है, अब मशीन में से अगर आटा चक्की अगर पिसवाने जाते हैं तो जो फीतवा चढ़ाता है, और फीतवा जो चढ़ाता है इसी को मान लीजिए पेंटवा है, जो पेंटवा ये वाला है, ये पेंट है, इसी को रंजक कहते हैं, और फीतवा पर चढ़ा देता है और फीता गिरे नहीं, यानी कि रंग बंधक रंजकों को जमने नहीं देता है। बिल्कुल जमने वाला के बात थोड़ी ना कह रहा है भाई, ये रंग बंधक मिलाने से रंजक की कम मात्रा खर्चा होगी, ऐसा थोड़ी ना है, मिला दिया तो कम खर्चा होगा। तो रंग बंधक रंजन को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से क्या कहा भाई, अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल किसकी बनी होती है? अच्छा एक बात बताइए, जब बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल कहे किसकी बनी होती है तो पॉलीथीन की बनती होती है। जब प्लास्टिक वाला अगर बात किया जाए तो पॉलीथीन की बनी होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो बैकेलाइट, तो अरे भाई
बैकेलाइट रेडियो एंड टीवी का कवर बनाने के लिए किया जाता है। क्या? रेडियो एंड टीवी का कवर बनाने के लिए बैकेलाइट की ज़रूरी होती है। और वही सिलिकॉन के लिए अगर बात किया जाए तो चिप और अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब निर्माण होता है। सिलिकॉन में चिप, अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर में निर्माण होता है। और पॉलीस्टीरीन में अम्ल की बोतल का ढक्कन बनते हैं। अम्ल की बोतल का ढक्कन पॉलीस्टीरीन यूज होता है। और बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल यूज होता है पॉलीथीन बनाने में। साबुन का उत्पादन होता है तो साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की अभिक्रिया किया जाता है। देखिए साबुन का उत्पादन कब होता है, देखिए एक प्रकार से साबुन दो प्रकार से, एक ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरीन होता है। तो ग्लिसरीन में नमी बनाया रखना, नमी को बनाए रखता है, ग्लिसरीन में नमी को बनाए रखता है। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में झाग उत्पन्न करवाता है। KOH क्या करवाता है मेरे बाबू, मेरे शेर, मैंने सुग्गा? झाग उत्पन्न करवाता है। और साबुन ग्लिसरीन नमी को बनाता है। तो यही कह रहा है मेरे भाई कि साबुन का उत्पादन ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करवाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, हमने बताने का यह भी बात किया। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो LPG, ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तनांक, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है, अपवर्तनीय सूचकांक। आप जानते होंगे कि निर्वात में वेग का तरंग दैर्ध्य और माध्यम में वेग का तरंग दैर्ध्य। लेकिन अपवर्तनांक सूचक क्या बताता है? तो सघनता तथा विरलता को बताता है। क्या? अपवर्तनांक यानी म्यू अपवर्तनांक सूचक क्या बताता है मेरे भाई? तो सघनता तथा विरलता को बताने का काम करता है। और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका रहता है? तो सबसे ज़्यादा ठोस का रहता है, उसके बाद द्रव का रहता है, उसके बाद गैस का रहता है। इस प्रकार हम बताते हैं कि ब्रोमीन रहता है और उसके बाद क्लोरीन रहता है ऊपर में, और उसके बाद यहाँ पे आयोडीन रहता है, और उसके बाद आयोडीन के बाद और स्टेनिन रहता है। और अगर हम कहें कि ये द्रव अवस्था है और ये द्रव अवस्था, ये गैस अवस्था है, गैस ऊपर होता है और ये अंदर ये ठोस अवस्था रहता है। खैर आप बाद में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले ठोस और द्रव गैस होता है, ठोस द्रव गैस। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचक, आपको याद करना पड़ेगा। तो वायु का अगर बात किया जाए, हवा का बात किया जाए तो हवा का अपवर्तनांक 1.008 और निर्वात का 0 होता है। जल का 1.33 होता है, तो वही कांच का 1.5 होता है, और हीरा का 2.48 होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि निर्वात में अपवर्तनांक सूचक निर्वात का 0 होता है और हवा का 1.008 होता है, और जल का अपवर्तनांक सूचकांक 1.33 होता है, तो वही जल का 1.33 और कांच का 1.5 होता है, तो वही हीरा का 2.48 होता है। इसका मतलब हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक सूचकांक होता है। बिल्कुल सही आपने बोला सर। तो निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? अच्छा, सबसे कम है, इसमें कम है निर्वात का। हवा का तो 1.008 है, जल का 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है और हीरा का 2.48 होता है। तो सबसे कम, ले मजा, गड़बड़ा गए हम। लेकिन आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे मेरे भाई, कि सबसे पहला अगर बात ये जानते होंगे तो सबसे ज़्यादा ठोस का होता है
उसके बाद होता है द्रव का, उसके बाद होता है गैस का। तो सबसे कम पूछा है तो पहले देखेंगे गैस, तो पेट्रोल गैस है, तेल गैस है, हीरा गैस है, हवा गैस है, हवा गैस है। ठीक है। खाना पकाने के बर्तन के गुणों को निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय होता है? तो एक बात बताते हैं, जब आप खाना गर्म करते हैं तो इसका जब आप ऊष्मीय चालकता ऊंच होती है। क्या होती है भाई? ऊष्मीय चालकता ऊंच होती है। हमने विशिष्ट ऊष्मा नहीं बताया, ऊष्मीय चालकता। जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के कुकरवा में ऊष्मीय चालकता ऊंच होती है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं गुरुजी? बता रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा अगर पूछे तो पानी का, जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय पानी का विशिष्ट ऊष्मा ऊंच होता है। जब आप खाना बनाते हैं तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा ऊंच होता है और बर्तन का विशिष्ट ऊष्मा निम्न होता है। ठीक है सर। लेकिन आप बताइए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है? तो नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और वह निम्न तापीय चालकता होता है। उस विशिष्ट ऊष्मा तो होगा, लेकिन निम्न तापीय। अच्छा, निम्न तापीय अगर आप इस तरह से ताप दे रहे हैं तो निम्न ताप दीजिएगा तब विशिष्ट ऊष्मा काम करेगा। आप ताप तो बराबर दीजिएगा, इसका मतलब निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय। हाँ, उच्च ताप, आप तो ताप दीजिएगा उच्च ताप, और निम्न विशिष्ट ऊष्मा काम करेगा बर्तन में। हम क्या बताएं? खाना पकाने के बर्तन के गुणों को, बर्तन के गुण को तो बर्तन वाला निम्न विशिष्ट ऊष्मा काम करेगा, और निम्न विशिष्ट ऊष्मा है और इसमें जब देंगे तो उच्च ताप काम करेगा। निम्न तो ताप काम करेगा नहीं, उच्च ताप करेगा। तो उच्च तापीय चालकता इज द राइट आंसर। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च तो विशिष्ट ऊष्मा पानी का, अगर आपके क्वेश्चन में पूछता बर्तन के जगह पानी का तो आपका विशिष्ट ऊष्मा होता। लेकिन अगर इसका ऐसा तो पूछा नहीं है, निम्न तापीय चालकता, इसका कोई बात नहीं। लेकिन ई बर्तन का ऊष्मीय चालकता ऊंच होता है, बर्तन का ऊष्मीय चालकता ऊंच होता है। ध्यान दीजिएगा, बर्तन का विशिष्ट ऊष्मा निम्न होता है और बर्तन का विशिष्ट ऊष्मा निम्न होता है, और ऊष्मीय चालकता इस बर्तन का उच्च होता है। ठीक है सर। एमजीओ का विलयन क्या होता है? तो एमजीओ का विलयन अगर जानिएगा तो बेसिक यानी क्षारीय में Na2O, CaO, Fe2O3 ये सब बेसिक है। और Mg अगर ओ भी जानिएगा तो बेसिक में ही आता है, यानी क्षारीय में आता है। अगर एसिडिक अम्लीय की बात कीजिएगा तो एलियन की बात कीजिएगा तो CO2 आता है, SO2 आता है और P4O10 आता है। जबकि न्यूट्रल अगर उदासीन में अगर बात किया जाए तो CO और NO आता है। ठीक है सर। तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। एक बार फिर से, धातु के ऑक्साइड अगर बात कीजिएगा तो धातु के ऑक्साइड बहुत तरह से होते हैं। पहला अम्लीय ऑक्साइड होता है, दूसरा क्षारीय ऑक्साइड होता है, और तीसरा उदासीन होता है, अगला नंबर उभयधर्मी होता है। तो उदासीन कोबाल्ट और NO होता है, जबकि उभयधर्मी Al2O3 ZNO होता है। ठीक है सर। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई? तो अम्लीय ऑक्साइड के तो आप जानते होंगे कि अगर बेसिक क्षारीय Na2O, CaO, Fe2O3, जबकि एम्फोटेरिक यानी उदासी यानी उभयधर्मी होता है Al2O3, ZNOH2O, जबकि न्यूट्रल जबकि उदासीन होता है CONO होता है सर। ठीक है। अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और P4O10 होता है। ठीक है सर।
इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि इसमें भी Mg जिसमें OH लग जाता है वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है सर, मैग्नीशियम में OH लगता है तो क्षारीय हो जाता है आपका। अगला नंबर आपका ये कहा कि अगर बात किया जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर जल से अभिक्रिया करता है और तीव्र अभिक्रिया करता है, जबकि चूना से जल में अभिक्रिया करता है फिर भी तीव्र से अभिक्रिया करता है। मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर ध्यान से, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल से अभिक्रिया करता है बहुत तेजी से, तीव्रता करता है, और चूना और जल से भी बहुत जल्दी तीव्र अभिक्रिया करता है। और आपके ऑप्शन में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमने बताया कि अगर पानी के साथ अभिक्रिया करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले तो ऑप्शन एक सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आपके पास यह हाथ जोड़ के कह रहा है क्या मेरे भाई कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जल से अभिक्रिया होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं रहता है तो चूना जल से अभिक्रिया करता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो चूना जो अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है चूना, जिसे चूना को CaO से भी डिनोट किया जाता है। और आपका यहाँ पे भाखड़ा चूना जो है बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया कौन करेगा। आपके क्वेश्चन में अगर पानी के साथ अभिक्रिया कहने के लिए कहा तो सबसे पहले COA कह देते हैं और या सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं। इन दोनों में ही से आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल तो कोई है ये नहीं है, तो इसलिए CaO आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा मेरे दोस्त कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 के हॉल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। सर आप जानते होंगे कि अगर फोटोग्राफी में, आप जानते होंगे कि फोटोग्राफी में AGBR यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो AGBR देखते हैं कौन कौन में है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कहानी खत्म। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर फोटोग्राफी में अगर उपयोग किया जाता है तो AgCl यानी AgI अगर बात किया जाता है तो AgI ये कृत्रिम वर्षा कराता है। AgI क्या कराता है मेरे भाई, तो कृत्रिम वर्षा कराता है। ठीक है सर। सिल्वर आयोडाइड क्या कराता है, कृत्रिम वर्षा। AgI कृत्रिम वर्षा कराता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि AgCl हो जाएगा। क्योंकि AgI इन दोनों में से हमको चुनना था, तो इस दोनों में से हमको चुनना था, तो AgI कृत्रिम वर्षा कराता है। और इसके बाद अगर कृत्रिम वर्षा ये कराता है तो ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अच्छा एक बात बताइए कि चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराना है हमको, अब चूना बराबर आपको CaO जानना होगा या CaOH के हॉल 2 जानना होगा। चूना का यही फॉर्मेट होता है। ठीक है सर। CaO या CaOH के हॉल 2 अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है। अच्छा बेकिंग सोडा में NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा होता है, जिसमें H लग जाता है तो समझ जाइए कि खाने वाला, हैंड से खाने वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O, क्या भाई मेरे, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। जबकि ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें CaO से अगर Cl2 से चूना में अगर क्लोरीन से हम अगर अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें आपका सोडियम है, किसी भी हालत में सोडियम आएगा नहीं आएगा, आपका बेकिंग सोडा खत्म आंसर।
प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 है, तो सल्फ़र कहाँ से हम ला देंगे, सल्फ़र लाने की बातें नहीं है। और बेकिंग पाउडर तो होता ही नहीं, पाउडर होता ही नहीं, इसी से रिलेटेड है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसी से रिलेटेड है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, हाँ निकल जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, इसलिए आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है सर, CaOCl2 यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है सर, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOH के होल 2, इसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। H2O को पानी कहते हैं, जिसे वाटर कहते हैं। अगर Zn से CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। क्या बन जाता है, हम जब जिंक से कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। लेकिन जब हम कॉपर और जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करते हैं तो Zn प्लस CuSO4 नहीं बनेगा। लेकिन आपका पहला सही है, लेकिन ये नहीं बनेगा। ठीक है सर, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है कि यदि जिंक सल्फेट के मिश्रण से अगर हम कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि ZnCuSO4 से अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो Cu प्लस ZnSO4, इसीलिए आपका कोई भी अभिक्रिया नहीं हुआ। इसका बदले में आप देख सकते हैं कि Zn कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है। लेकिन ये Cu प्लस ZnSO4 बराबर Zn प्लस CuSO4 नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जिंक सल्फेट, अब दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, ये वही क्वेश्चन नहीं है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होगा, तो देखिए कॉपर सल्फेट में यदि हम जिंक मिला देते हैं तो जिंक मिलाने के बाद ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा। तो यानी कि आपके क्वेश्चन में पानी का निर्माण नहीं, जिंक ऑक्साइड नहीं और कोई अभिक्रिया नहीं। अभिक्रिया तो होगा, क्योंकि ये जिंक से कॉपर सल्फेट में, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिला दे रहे हैं तो हमारे पास एक जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित होगा। तो आपके पास जिंक सल्फेट हो जा रहा है तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, और कॉपर भी विस्थापित हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है आपका। ठीक है सर, आपका टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3399, एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन आपके ऑप्शन में 3399 नहीं है, इसीलिए आपका टंगस्टन का गलनांक 3380 हो जाएगा। आपके पास याद करना है, अल्मुनियम का याद कीजिएगा, अल्मुनियम का 659 कैल्सियस होता है, सेल्सियस में याद करना है आपको। तो आपका अल्मुनियम याद करना है, और अल्मुनियम का 659 सेल्सियस में होता है, आपका सेल्सियस में होता है। ठीक है सर, आपके पास याद करना अनिवार्य है। ठीक है सर, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है। आप जानते होंगे कि द्रव अवस्था में कैसे रहता है, धातु जो रहेगा द्रव अवस्था में, तो इसका पारा हो जाता है, और अधातु एकमात्र द्रव है जो ब्रोमीन होता है। ठीक है, लेकिन मामला यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कि मामला गड़बड़ क्यों है, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन गैलियम जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा आंसर। एक ध्यान दीजिए, देने वाली बात यह है कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पारा द्रव बन जाता है और गैलियम ठोस बन जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और 35 डिग्री सेल्सियस
अगर आ जाता है तो पारा द्रव तो बनता है लेकिन गैलियम भी द्रव बन जाता है। क्या मैंने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे खौलाएंगे तो पारा द्रव बन जाएगा और गैलियम ठोस बन जाएगा, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस पर पारा द्रव तो बनेगा लेकिन गैलियम भी द्रव बन जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस एक प्रकार का धीरे धीरे फैलता है। सिरोसिस क्या होता है मेरे भाई? तो धीरे धीरे फैलता है और मस्तिष्क में थोड़ी ना सिरोसिस होता है, हद में सिरोसिस थोड़ी ना होता है, गुर्दा में थोड़ी ना होता है सर, लेकिन जिगर में सिरोसिस हो जाता है। जिगर यानी लीवर में सिरोसिस होगा, लीवर में सिरोसिस होगा तब न जाकर आपका धीरे धीरे फैलता है। इसलिए सिरोसिस का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे फैलना। ठीक है सर। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। अच्छा, औद्योगिक मलबे का मतलब ही होता है कि चमड़ा उद्योग से निर्माण होता है, और समस्थानिक का मतलब होता है कार्बनिक। समस्थानिक का मतलब होता है क्या मेरे भाई? कार्बनिक होता है। लेकिन कागज उद्योग से और सीमेंट उद्योग से वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई रे बताओ तू कि वायु सबसे अधिक कब होता है? जब कागज उद्योग होता है या सीमेंट उद्योग होता है तब। और रेयन क्या है? तो रेयन एक प्रकार से कृत्रिम रेशा है। क्या है? रेयन कृत्रिम रेशा है, और रेवेन पहला कृत्रिम रेशा है। और पहला कृत्रिम रेशा की अगर बात करेंगे तो नायलून है। पहला कृत्रिम रेशा नायलून है। और औद्योगिक मलबे क्या करता है? तो मलबे चमड़े उद्योग संबंधित समस्थानिक प्रदूषण है। मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल संलेख की अगर बात किया जाए तो एक प्रकार से मॉन्ट्रियल संलेख में 197 देश है और 2050 तक ओजोन क्षय नियंत्रित करने की बात की है, और 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुई है। एक प्रकार से ये ओजोन क्षय नियंत्रित करने को यानी कम करने के लिए है। मॉन्ट्रियल संलेख में 197 देश है। मॉन्ट्रियल संलेख में 197 देश है। 2050 तक ओजोन क्षय नियंत्रित यानी कम करने की बात करता है, और 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ है। तो ओजोन और क्षय तत्वों को कम करना है। बिल्कुल यही सही है आपका आंसर। निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? अगर देखिए ये भेड़ है, भेड़ देख लिए, और इसी को भेड़ को एक प्रकार से दूसरा प्रजाति का नाम है क्या मेरे भाई? अल्पाका। अल्पाका। तो अल्पाका से क्या किया जाता है? तो अल्पाका एक प्रकार से जानवर जैसा है, तो इसी से ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। ठीक है। पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन, विभेदन। और सांस कैसे लेते हैं? तो सांस श्वसन द्वारा रेस्पिरेशन से लेते हैं। और पक जाना, ये परिपक्वन होता है तो पक जाता है। पसीना क्यों होता है भाई? तो प्रस्वेदन से ट्रांसपाइरेशन के कारण ज़्यादा पसीना आता है। पक्षी वर्ग में होते हैं। अच्छा, पक्षी में क्या होता है मेरे भाई? तो आमतौर पे पक्षी में पंख होता है, बाल नहीं, बाल वाला तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, पंखों के बिना, अच्छा पंख के बिना ये है क्या? नहीं, तो गलत ये भी है। तो पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विभिन्न त्वचा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की गति क्या होगा? अच्छा, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस कहे ना तो आपको मीटर ध्वनि की गति पूछे तो सबसे पहले ऑप्शन पहला 331 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इसलिए 331
मीटर प्रति सेकंड, ध्यान में रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर एक बात करते हैं, जब बहुत गर्म रहेगा ना, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस से गर्म ठंडा करना है, तो थोड़ा अगर ठंडा होगा तो 50 डिग्री सेल्सियस में होगा। मान लीजिए 60 से 50 आया तो 10 मिनट में आया, लेकिन यही थोड़ा से पूरा ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक लेगा। यानी कि बहुत कम तापमान के लिए, मान लीजिए आप दूध छोड़ दीजिए, आप आधा गर्म होने, आधा ठंडा हो गया, कुछ ठंडा हो गया, और जब थोड़ा से खूब ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उससे ज़्यादा लगता है। एक बार, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। यानी कि ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन फिर भी हो, इसीलिए कहा जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे बहुत अधिक समय लगता है। मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस जाता है तो 5 मिनट, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना है तो 5 मिनट से अधिक लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता, होता है, निर्भर होता है। ताप में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी होता है, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थर्मल फ्लास्क क्या है? तो थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक की अगर बात कीजिएगा तो स्टीफन के बारे में जानते होंगे कि ई के व्युत्क्रमानुति टी के पावर 4 होता है। और किरचॉफ चाचा बोले हैं धारा और वोल्ट के रूल बता दिए हैं। किरचॉफ चाचा क्या दिए हैं? धारा और वोल्ट के रूल बता दिए हैं। और थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक डीवार किया है। कौन भाई? डीवार किया है। ठीक है सर, डीवार। उसके बारे में अगर बात किया जाए तो किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की अगर बात किया जाए तो आप लेमडा से भी डिनोट कर सकते हैं। v बराबर n बराबर लेमडा और म्यू से कर सकते हैं, म्यू से कर सकते हैं या n से कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, या f बराबर कर देते हैं, इसी को आवृत्ति कहते हैं। और आप जानते हो कि आवर्तकाल बराबर t होता है और बीच का संबंध तो आप जानते होंगे n बराबर, यानी कि आप जानते होंगे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, आवर्तकाल होता है जो आवर्तकाल को t से डिनोट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर। हेलो, नमस्कार। सेट नंबर 65, आज हम लोग सेट नंबर 65 देखेंगे और सेट नंबर 65 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानने की। तो क्वेश्चन ये कहा कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होता है। अच्छा, एक बात हम बताते हैं कि टक्कर के बारे में अगर बात करता है तो टक्कर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होता है? तो पहला प्रत्यास्थ टक्कर होता है, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर होता है और तीसरा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। पहला कौन होता है मेरे भाई? प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर और तीसरा था मुख्यतः यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। अब क्या कहता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में ये कहता है कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा तो संवेग संरक्षित होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर कहता है कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग में लौटता है। मान लीजिए फुटबॉल है, अगर बॉल को फेंकते हैं नीचे तो नीचे तेज़ी से आएगा लेकिन ऊपरे तेज़ी से नहीं जाएगा। इसी को हम लोग अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं और इसमें भी संवेग संरक्षित होता है। तीसरा क्या कहता है मेरे बड़े भाई कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाता है तथा उसको अपने साथ जोड़कर एक बनकर ही वेग से चलने लगेगा, उसी को पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इसमें भी संवेग संरक्षित होता है। इसका मतलब ये बात हमारा निकल के आया कि
टक्कर में तीनों प्रत्यास्था, अप्रत्यास्था, पुनः अप्रत्यास्था में वेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। लेकिन एक बात यह है कि प्रत्यास्था में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है, लेकिन अप्रत्यास्था में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, और पूर्णतः अप्रत्यास्था में भी काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है। लेकिन प्रत्यास्था गुणांक अगर ई बराबर अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर 1 हो जाता है, ई बराबर 1 होता है, और जबकि यहाँ ई बराबर कम हो जाता है और यहाँ ई बराबर 0 हो जाता है प्रत्यास्था। हम आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। कहा जाता है कि प्रत्यास्था टक्कर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रत्यास्था टक्कर काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है, संवेग तो सब में संरक्षित रहता है। इसमें ई बराबर 1 होता है, ठीक, और इसमें ई ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब ई से 1 बड़ा होना चाहिए, 1 बड़ा हो जाता है। और संवेग संरक्षण में ये ई बराबर 0 पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर में होता है, पिछले हम बता दिए भी हैं, ठीक है सर। तो आपका आंसर क्या होगा, कहा कि पूर्णतः अप्रत्यास्था टकरा, तो पूर्णतः अप्रत्यास्था टक्कर में ई का मान क्या होता है, तो ई का मान 0 होता है, तो ई का मान 0 मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सही समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये है भाई कि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इतना है तो इसका आयतन प्रसार क्या होगा। आप जानते होंगे मुख्यतः तौर पर अगर हम बात बताते हैं तो रेखीय प्रसार, ये अगर हम बताते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि आयतन प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्फा होता है जो रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है, दूसरा बीटा जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, और गामा आयतन प्रसार गुणांक होता है, ठीक है सर। लेकिन अल्फा और बीटा गामा का अनुपात होता है 1:2:3 होता है, यहाँ पे दे दिया भी गया है। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा आयतन प्रसार गुणांक। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा बट्टा बीटा बराबर 1:2 और बीटा बट्टा वाई यानी गामा बराबर 2/3, अल्फा बट्टा गामा बराबर 1/3 आप जानते होंगे हालांकि। तो यहाँ पे क्या कहा है मेरे भाई, किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रीय प्रसार मतलब बीटा। तो बीटा बराबर हम जानते हैं कि बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3 होता है, चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3, बीटा बट्टा आप जानते होंगे बीटा बट्टा गामा बराबर 2/3। तो गामा बराबर अगर हम निकालेंगे, गामा बराबर निकालेंगे तो 3b/2, और b का मान यहाँ दिया गया है आपका कि प्रसार गुणांक 5x दिया गया है, और आपके पास निकालना है तो आप गुना करके अगर करते हैं तो 7.5 आंसर हो जाएगा। संपीड्यता क्या बताता है, ये संपीड्यता बनाता है इस दोनों को चापने के लिए। यह पदार्थ का वह गुण है जो जिसके अंतर्गत उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पढ़ें, पहला आकार पदार्थ के प्रकारों के अनुसार कणों की स्थिति में आधार पर आकार बदलता है, आधार पर आकार बदलता है, बिल्कुल बदल सकता है, आधार पर आकार बदल सकता है। और दूसरा दिया कि संपीड़न, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है, अभी हमने बताया अभी। पहला आकार पदार्थों के प्रकार के अनुसार कणों की स्थिति में आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र की आकार पर करते हैं, और गैसों का कोई आकार नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए दोनों होगा आंसर आपका। अगला नंबर, पदार्थ का आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है।
उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है। संपीड़ता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। तो गैसों में यह गुण पाया जाता है? तो नहीं, आपका जो गैसों में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगर आप जानते होंगे न्यूटन का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम हम आपको समझाते हैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम, मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं, इधर से छोड़ें और इधर, तो I1 + I2 बराबर I3। तो बिंदु पर कूलम धारा शून्य होता है, इस बिंदु पर कूलम धारा शून्य होता है। लेकिन अगर सेकेंड लॉ में जाएं तो इसका परिपथ अगर रेजिस्टेंस में यूज करते हैं तो बंद परिपथ के कुल वोल्टेज का शून्य होता है। क्वेश्चन आता है तो हम समझेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, सॉरी हम एक बात बताना भूल गए, ये किरचॉफ चाचा का नियम था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है सर। तो वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। पदार्थ, आप जानते होंगे कि पदार्थ 3 प्रकार से होता है, एक प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक, जिसे इसे माइनस में डिनोट किया जाता है प्लस, और ये बड़का प्लस छोटा सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर प्रतिचुंबक में अगर बात किया जाए तो ये प्रबल विकर्षण देता है और आकर्षण एकदम 0 देता है। अगर अनुचुंबक के बात किया जाए तो अनुचुंबक कहता है इसमें प्लस देता है लेकिन अल्क आकर्षण देता है और अल्क विकर्षण देता है। लौह चुंबक में सबसे ज़्यादा देता है प्लस और प्रबल आकर्षक होता है और इसमें विकर्षण 0 हो जाता है, ठीक है सर। एक और है कि इसमें प्रबल विकर्षण यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन इसमें चुंबकशीलता 1 से कम होती है और इसमें चुंबकीयशीलता 1 से थोड़ा अधिक होती है और इसमें चुंबकीयशीलता 1000 से अधिक होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन आता है तब समझेंगे। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या है? तो पारा, इसमें पैरा चुंबकीय कह रहा है, इसमें देख लीजिए पैरा चुंबकीय, इसी को इंग्लिश में पैरा चुंबकीय कहते हैं, ठीक है सर। इसी को चुंबक को पारा मैग्नेटिक यानी पैरा चुंबक भी कह सकते हैं। और इसमें बीच वाला में अगर हम जानते हैं तो कहता है कि इसमें चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक होता है, अगर हम अधिक जानेंगे तो इकाई में कुछ थोड़ा अधिक होता है। और पैरा चुंबकीय के सापेक्ष चुंबकशीलता पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। जब 2 लचकदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है। जब दोनों टकराएगा बाबू तो फिर दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो फिर अपने अपने पूर्णतः प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। अगर आपके पास आवर्त पूछे तो आवर्त आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 कै गो है भाई। तो वर्ग की संख्या अगर बात किया जाए तो 8 2 10 6 16 यानी 16 समूह हो जाएगा, आवर्त 3 गो होगा। कक्षा की संख्या पूछेगा इसमें तो कितना सेल हो जाएंगे और बाइट कितना हो जाएंगे भाई? कक्षा की संख्या 1 2 3, जितना आवर्त उतना ही कक्षा संख्या हो जाएगा। कौन एक केटायन है? देखिए केटायन, एक होता है केटायन, एक होता है कैथोड, तो एक दूसरे से अपोजिट होता है। कैथोड जो है, कैथोड अपोजिट होता है और एनोड एक दूसरे से अलग एनोड होता है, ठीक है। तो जिसमें ए लगता है, ए और सी प्लस निर्माण करता है, ए और सी प्लस निर्माण करता है। एनोड और केटायन प्लस का निर्माण करता है और कैथोड और एनायन माइनस का निर्माण करता है। तो केटायन देखेंगे तो केटायन इसमें है, प्लस में देखेंगे अब तो कार्बोनेट तो माइनस में है। अब हाइड्रोक्साइड भी यहाँ OH माइनस में है। अब देखेंगे
नाइट्रेट भी NO3 माइनस में है। देखेंगे अब अमोनिया, तो अमोनिया बाबू अगर जानेंगे तो अमोनिया तो NH4 प्लस में है, तो इस पर का केटायन प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते होंगे अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तो अल्केन अल्केन अल्केन, ठीक है, अल्केन यानी अल्क 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 सब कॉमन है, एनी 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 कॉमन है। देखेंगे सबसे पहले CnH2n, CnH2n सब में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है सर, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखेंगे कि A के बाद आता है E, E के बाद आता है Y, तो ठीक, तो A CnH2n बड़का मीनिंग तो +2, फिर E तो फिर -2 कर देंगे, तो -2 कर देंगे तो ख़त्म, और Y तो एकरा में फिर -2 कर देंगे तो CnH2n -2 आपका हो जाएगा काम। एल्केन, अल्केन ई वाला A अगर शुरू करते हैं तो CnH2n +2 हो जाएगा, तो +2 इज द राइट आंसर। STP पर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या है? तो 22.4 लीटर बराबर 1 मोल होता है, तो 1 लीटर बराबर 1/22.4 लीटर, तो 67.2 लीटर बराबर आपका आप निकालिएगा तो 3 मोल हो जाता है। प्रयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पदार्थ की अवस्था अगर हम बात करते हैं तो कभी भी पदार्थ की अवस्था अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है, इसका मतलब अस्थायी होता है पदार्थ की अवस्था। और परमाणु क्रमांक भी अवस्था नहीं होता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, पुरुष की जब नसबंदी होगा तो वेसेक्टोमी कहा जाता है। हाथी का गर्भकाल 625 दिन का होता है। एक याद आपको करना है, कुत्ता का जो 63 दिन में गर्भकाल हो जाता है, और अगर खरगोश की बात करेंगे तो 28 से 30 दिन, और अगर वही हम बात करेंगे मनुष्य या बंदर को तो 280 दिन। वही अगर हम बात करते हैं चूहा का 21 दिन हो जाता है। हाथी का सबसे बड़ा लंबा गर्भकाल होता है, 625 दिन होता है। हम लोग अभी पढ़ लिए थे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान, यहाँ अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, तब पूर्णतः में ई बराबर 0 होता है, और अप्रत्यास्थ में ई का मान बड़ा होता, ई छोटा होता है 1 से, और ई बराबर 1 होता है। सब में संरक्षित बराबर होता है, सब संवेग संरक्षित होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। बाद बाकी काइनेटिक एनर्जी संरक्षित अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में नहीं होता है।